काशी के एक गांव में सदाशिव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो साधु जैसे कपड़े पहनकर मंदिर में हर दिन ध्यान करता था। मंदिर आने वाले लोग उसे सिद्धि पुरुष समझकर उससे सलाह लेते थे। जब कोई उसे कुछ परेशानियां बोले तो बिना कुछ कहे ईश्वर का ध्यान करके उन लोगों को भस्म देता। उस भस्म को लेकर लोग अपने अपने घर चले जाते थे। एक दिन उस स्वामी को देखने के लिए एक माता अपने बेटे के साथ आती है और स्वामी को देखकर कहती है, मान्यवर, मेरी शादी को 12 साल बीत गए हैं और शादी के 1 साल में मुझे लड़का हुआ, लेकिन उसे अब तक उसकी उम्र के बराबर ज्ञान और बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। सब लोग उसे अक्ल कम, डीला, मूर्ख ऐसे कहकर चिढ़ाते हैं। उस माँ की बातें सुनकर स्वामी कुछ सोचकर उसके कान में एक बात बताते हैं। ये सुनकर माँ अपने बेटे को लेकर दर्शन के बाद मंदिर से चली जाती है। कुछ दिन बाद लोग उस लड़के को फिर से छेड़ने लगे थे, तो उसकी माँ स्वामी जी की बात को याद करके लोगों की बातों पर हंसने लगती है। जो कोई लड़के से ऐसे बर्ताव करे, माँ उसे हंसी में उड़ा देती थी। इनके बर्ताव को देखते हुए टीचर एक बार उनसे पूछती है। तभी माँ उन स्वामी जी की बात को दोहराते हुए बोलती है, सुनो माथे, जो कोई भी तुम्हारे बच्चे के बारे में जो कुछ भी बोले वो उनका स्वभाव जताता है। अगर तुम उनकी बातों को गंभीरता से लेते हो वो तुम्हारा नुकसान होगा। बदले में उनकी बातों को अपनी हंसी के द्वारा जवाब देना। क्या अगर कोई ये तुम्हारा बेटा नहीं है ऐसा बोलेगा तो क्या तुम इसे छोड़ दोगी? नहीं ना। 9 महीने तुमने इसका पालन पोषण किया है, तुम्हें पता रहना चाहिए। तुम्हारे बेटे की पहचान तो कोई उसके बारे में बुरा भला कहता है तो क्यों सुनती हो? उसको मूर्ख कहने वाले खुद ही मूर्ख होते हैं। ये बात सुनकर टीचर बोलती है, ये सही बात है। हम अपने जीवन में वैसा ही होते हैं। एक मायने में अच्छा उपाय ही है। हमारे साथ कोई कैसा भी बर्ताव करे या कुछ भी बोले उससे कुछ फर्क नहीं होगा। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और हिम्मत से अपना जीवन निभाते चले जाना चाहिए। शिवपुर नाम के एक गांव में नंदू नाम का एक रसोई रहता था। नंदू उस गांव में एक छोटा सा होटल चलाता था, जिसमें वो सुबह नाश्ते में टोमेटो बाथ, लेमन राइस, इडली, मसाला डोसा, उद्दीन वड़ा, सांबर ऐसे अनेक तरह के स्वादिष्ट खाना बनाता था। और दोपहर को वो रसम राइस, राइस से सांबर, अचार और हर रोज एक सब्जी बनाकर खिलाता था। इस व्यापार से आने वाले पैसों से वो अपना गुजारा करता था। नंदू का एक छोटा भाई था, चंदू। वो बहुत आलसी और कम परिश्रम वाला था। वो बिना कुछ काम किए ही यूं ही आवारा गर्दी करता था। नंदू अपने पिता की मौत के बाद होटल की जिम्मेदारी लेके होटल चलाया करता था। नंदू की रोज की मेहनत की कमाई से आधा हिस्सा चंदू उससे लड़ाई करके ले जाता था। एक बार नंदू बोलता है, सुनो चंदू, इस होटल पे तुम्हारा भी हक है, लेकिन बिना कुछ काम किए पैसे ले जाते हो। ये कहाँ का न्याय है? ये पूछते ही अपने भाई से चंदू ऊंची आवाज में बोलता है, क्या भाई, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बहुत पैसे दे रहे हो? मेरा भाई कुछ कमा सके ये सोच के तुझे होटल दिया था। अगर तुझसे पैसे कमाने नहीं हो रहे हैं तो मुझे बोलो, मैं आज से होटल चलाता हूँ। ये कहकर चंदू वहां से चला जाता है। चंदू सिर्फ बातों का शहंशाह था, उससे कुछ काम नहीं हो सकता है। ये सोचकर नंदू अपने काम पे लग जाता है। इस बीच एक दिन नंदू बीमार पड़ा और दिन पे दिन उसकी बीमारी बिगड़ती गई। इस कारण से उसका होटल का काम भी रुक गया और उसको अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तब नंदू होटल को अपने भाई चंदू को सौंपने का निर्णय लेके, चंदू, जैसे कि तुम जानते हो, मेरी सेहत की वजह से मुझे पहले जैसे काम करना मुमकिन नहीं हो रहा है। अगर तुम थोड़ी लगन से ये होटल चला लेते हो तो तुम्हें काम मिल जाएगा और मुझे भी कुछ मदद होगी। ये कहता है। उसे सुनकर चंदू गुस्से में, अरे अगर तुमसे होटल चलाना नहीं हो रहा है तो उसे बेचकर उसके पैसे में मेरा हिस्सा मुझे दे दो। ये बेफिजूल की बातें मत करो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। नंदू को और कोई चारा नहीं बचता और वो अपने होटल को उस गांव के श्याम, घनश्याम नाम के भाइयों को बेच देता है और उस पैसे के आधे हिस्से को चंदू को देकर बाकी आधा हिस्सा अपनी देखभाल के लिए रख लेता है। नंदू उसे जितना काम हो सकता था वो करता गया, लेकिन चंदू अपने हिस्से के पैसे को जुआ, शराब इत्यादि में खर्चा करके सारे पैसे गवा के कर्जे में पड़ गया और उस गांव में मुंह छुपा के फिरने लगा। एक दिन वो उधार देने वाले के हाथ में पड़ गया। तब, अब मिला है तू, अगर तुम हमारे पैसे 1 महीने में नहीं लौटाया तो तेरा जेल जाना पक्का है। ये कहकर वहां से चला जाता है।
दाने दाने के लिए तरसता चंदू अब अपने दोस्त के पास जाकर, दोस्त, खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मेरी मदद कर दो। देख चंदू, अब तू कर्जदार हो गया है। तू सब कुछ गवा के रास्ते में है। किसके भरोसे में? मैं तुझे पैसे दूं, लेकिन तेरे भाई को देख, बुरी हालत में भी उसने पैसे जमा करके एक छोटा सा होटल फिर से शुरू किया है। और जिसको अपना होटल बेचा था, श्याम घनश्याम, दोनों भाइयों ने मिलकर आज छोटे से होटल को एक शानदार बड़ा होटल बना दिया है। अगर तुम भी अपने भाई के साथ हाथ बटाए होते तो आज तुम यहाँ नहीं होते। ये कहकर उसकी गलतियों का एहसास करवाया। अपनी गलती का एहसास होने पर चंदू अपने भाई के पास जाकर, भैया, मुझसे गलती हो गई है, मैं तेरी सहायता करूंगा। तू जो बोलेगा वो काम करूंगा। चंदू की ये बात सुनकर नंदू खुश होकर बोलता है, भाई तुझे तेरी गलती का एहसास हुआ है, वही अच्छी बात है। तू मेरे साथ आ गया है, अब हम दोनों मिलकर के खूब कमाएंगे। उस दिन से वो दोनों साथ मिलकर मन लगाकर होटल चलाने लगे और छोटे से होटल को अपनी मेहनत से बड़ा होटल बनाया और अच्छा नाम कमाया। इन पैसों से वो अपने लिए एक घर, एक गाड़ी लेकर खुशी से जीवन बिताने लगे। चंदू अपना सारा कर्जा चुकाकर एक नेक व्यक्ति बन गया था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आलसी होना बुरी बात है और एकता में ही बल है। यादगिर नाम के एक गांव में नारायण नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी बीवी का नाम रुक्कू था। अगर उसकी बीवी जाओ, जाके कुएं में गिर जाओ बोलती थी तो नारायण पूछे बिना सीधा जाकर कुएं में गिर जाता था और बाहर आकर पूछता था, रुक्कू, तुमने मुझे कुएं में गिरने के लिए क्यों कहा? बहुत ही मासूम और प्यार से पूछता था। नारायण अपनी पत्नी की हर बात को आकाशवाणी समझता था। अगर नारायण की पत्नी एक रेखा भी खींचती थी तो वह उसे पार नहीं करता था। अगर वह एक रेखा खींचने के लिए तैयार होती थी तब भी वह उस तरफ सिर करके भी नहीं सोता था। नारायण जो कुछ कमाता था वह सारे पैसे अपनी पत्नी रुक्कू को दे देता था और अगर उसको 1 रुपया भी चाहिए तो वो अपनी पत्नी के आगे हाथ फैलाता था। आज तक नारायण की जो भी अच्छी कमाई और विकास हुआ था उसका मुख्य कारण उसके पिता नरसप्पा थे। नरसप्पा ने बहुत ही कठिनाई से अपने बेटे को पाला, पढ़ाया और बड़ा किया था। आज नरसप्पा की हालत बहुत खराब थी और उसे एक वक्त की रोटी के लिए भी रुक्कू के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा था। पहले से ही रुक्कू बहुत खराब तरीके से नरसप्पा की देखभाल करती थी। धीरे धीरे रुक्कू ने बाप और बेटे को अलग अलग कर दिया और यहाँ तक कि उनको अपने बेटे सूरज से भी नहीं मिलने देती थी। रुक्कू नरसप्पा को पागल पागल बोलकर पुकारती थी। इसे देख देख कर सूरज भी अपने दादाजी का पागल पागल बोलकर मजाक उड़ाने लगा। लेकिन सूरज को दादाजी बहुत प्यार से, मेरा सोना है तू, मेरा चंदा है तू, बेटा मेरे पास आओ, दादाजी को एक किस्सी दे दो, बोलते हुए सूरज को बुलाते थे। लेकिन सूरज, किस्सी चाहिए तेरे को किस्सी? ए पागल बुढ़े, चुप होके सो जा। ऐसा बोलते हुए दादाजी का अपमान करता था। यह सब सुनकर भी नारायण कुछ भी सुनाई नहीं दिया, जैसे बर्ताव करता था। लेकिन रुक्कू सूरज को बोलती है, शाबाश बेटा, उस पागल बुड्ढे को बहुत ही सही उत्तर दिया। लो चॉकलेट खाओ। इसके साथ साथ रुक्कू नरसप्पा को कल का बचा हुआ चावल, रोटी और सड़ा हुआ खाना देती थी। अंदर ही अंदर नरसप्पा बहुत दर्द सहता था। इन सब बातों को बेटे से बोलने का भी कोई फायदा नहीं था। नरसप्पा बहुत रोता था और ऊपर से पोता सूरज भी नरसप्पा का बहुत अपमान करता था। रुक्कू का छोटा भाई अरविंद बेंगलोर में सॉफ्टवेयर का काम करता था। अरविंद की पत्नी बहुत ही अच्छे और नर्म स्वभाव की थी। रुक्कू के पिता रंगैया भी छोटे भाई अरविंद के साथ ही रहते थे। छोटे भाई अरविंद और पिता को देखने के लिए रुक्कू और सूरज दोनों बेंगलोर आते हैं। पोते को देखते ही रंगैया, अरे मेरे सोना, इधर आओ बेटा, मेरे पास आओ, नाना जी को एक किस्सी दे दो। तब सूरज बोलता है, किस्सी चाहिए तेरे को किस्सी? ए पागल बुढ़े, चुप होके सो जा। ये बोलकर माँ के पास जाता है। माँ इस पागल बुढ़े को सही उत्तर दिया ना, इसलिए अब मुझे एक चॉकलेट दो। रुक्कू को बहुत ही जोर का झटका लगा। बेटी के स्वभाव को देखते हुए रंगैया नरसप्पा के दर्द और हालत को समझ गया था। रुक्कू, हम बच्चों को जो भी सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं और वही करते हैं। खाली कागज की तरह होता है उनका दिल। हम जो भी उस कागज में लिखेंगे कल वो उसी को दोहराएंगे। रुक्कू, आज अगर तुम नहीं बदलोगी तो कल तेरे साथ भी यही होगा। कुछ अच्छी बातें बोलकर समझाकर बेटी को घर भेजता है। घर आते ही रुक्कू अपने ससुर जी के पैर पड़कर बोलती है, ससुर जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है।
आज के बाद मैं आपको कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगी। ये बोलते हुए माफी मांगती है। ये सब देखकर सूरज दादाजी सॉरी दादाजी। सॉरी बोलता है। यह देखकर रुक्कू को उसके पिता की बात, बच्चों का दिल खाली कागज की तरह होता है, ये समझ में आई। ये सब देखकर नारायण भी अपने पिता के पैर छूकर माफी मांगता है। नरसप्पा ने जो भी हुआ उसे भुलाकर उनको माफ कर दिया और खुशी से रहने लगा। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए और बच्चों को प्यार करना चाहिए। जो बच्चा है वो एक दिन बड़ा भी होगा और जो बड़ा है एक दिन बूढ़ा भी होगा। इसलिए हमें बड़ों का आदर करना और प्यार से उनकी देखभाल करनी चाहिए।